नवाज शरीफ को भी सलाम। तहरीर आसिफ महमूद, आवाज रबिया एहसन। मियां नवाज शरीफ साहब का अदलिया के खिलाफ ताजा ट्वीट देखा तो गौहर अयूब खान साहब की किताब ग्लिम्सेस इनटू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर याद आ गई। नवाज शरीफ फरमाते हैं, पाकिस्तान को तमाशा बना दिया गया है। तीनों जज साहिबान को सलाम। मेरे बस में होता तो मियां साहब की खिदमत में उनके अपने स्पीकर और वजीर खारजा की किताब भेजता और अर्ज करता, पाकिस्तान को तमाशा बनाने में आपकी खिदमत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको भी सलाम। ये इन दिनों की बात है जब सज्जाद अली शाह साहब चीफ जस्टिस थे और नवाज शरीफ वजीर आजम थे। नवाज शरीफ के चीफ जस्टिस से ताल्लुकात ठीक नहीं थे क्योंकि सज्जाद अली शाह शराफत की अदालत के कायल नहीं थे। फिर यूं हुआ कि चीफ जस्टिस के बेडरूम में खुफिया रिकॉर्डिंग के आलात लगा दिए गए। चीफ जस्टिस ने इन आलात को पकड़ लिया। खबर निकली कि चीफ जस्टिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे ये हरकत किसने की। वजीर आजम परेशान हो गए। मिन्नत तरला मिशन चीफ जस्टिस के पास भेजा गया कि प्लीज प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। इन्हीं दिनों कुछ और मामलात में भी हुकूमत अदलिया से नाराज थी। अब बाकी की कहानी गौहर अयूब साहब की जबानी सुनिए। गौहर अयूब लिखते हैं कि ये 5 नवंबर 1997 की बात है। मुझे वजीर आजम नवाज शरीफ का फोन आया कि कौमी असम्बली में उनके चैम्बर में उनसे मिलूं। जब मैं वहां पहुंचा तो इस्तेहकाक कमेटी के इकबाल मेहदी और बहुत से दीगर अराकीन भी वहां मौजूद थे। वजीर आजम ने इस्तेहकाक कमेटी के चेयरमैन से कहा कि सूरत हाल की वजाहत करें। चेयरमैन ने बताया कि वजीर आजम चाहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कायमा कमेटी बराए इस्तेहकाक के सामने तलब किया जाए और जब वो कमेटी के रूबरू हाजिर हों तो जनाब वजीर आजम नवाज शरीफ भी वहां मौजूद हों। गौहर अयूब लिखते हैं कि मैंने उन्हें बताया कि कानून में ऐसे इंतहाई इकदाम की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। मैंने बतौर स्पीकर ये कानून बनाए हैं और अगर आपने ये गलती की तो चीफ जस्टिस आपके समन को खातिर में नहीं लाएंगे और इसे उड़ा कर रख देंगे। इससे वजीर आजम और इस्तेहकाक कमेटी दोनों की सुबकी होगी। इसके साथ ही मीटिंग खत्म हो गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। वजीर आजम गौहर अयूब से कहते हैं कि मेरे साथ मेरी गाड़ी में वजीर आजम हाउस तक चलिए। गौहर अयूब वजीर आजम के साथ उनकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। रास्ते में एक एक ऐसा वाकया होता है कि गौहर अयूब खान ही नहीं उनके पढ़ने वाले भी शशतर रह जाते हैं। गौहर अयूब लिखते हैं, वजीर आजम ने हाथ मेरे घुटनों पर रख दिए और कहा, मुझे कोई तरीका बताइए, मैं चीफ जस्टिस को गिरफ्तार करके एक रात जेल में रखना चाहता हूँ। गौहर अयूब साहब तो ऐसा कोई रास्ता न बता सके, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने रास्ता ढूंढ लिया। अव्वल दर्जे के गुंडे इकट्ठे किए और सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवा दिया। इसके बाद रफीक तारड़ के ब्रीफ केस मिशन के जरिए चीफ जस्टिस को उनके बरादर जजों के जरिए मनसब से फारिग कर दिया। जिस तरह से रफीक तारड़ बरूए कार आए और इसके सिले में जिस तरह उन्हें नवाजा गया, ये हमारी कौमी तारीख का एक अफसोसनाक बाब है। मालूम नहीं इस तमाशे पर सलाम किसकी खिदमत में पेश करना है। तारड़ साहब जिस तरह रात की तारीकी में क्वेटा गए, इस पर खुद बेनजीर भुट्टो सारी कहानी बयान कर चुकी हैं। इस खिदमत के सिले में उन्हें नून लीग ने सदारती उम्मीदवार बना दिया। इलेक्शन कमीशन ने उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। जस्टिस कयूम इस वक्त छुट्टी पर थे और उनकी वालदा का इंतकाल हो चुका था, लेकिन वो अपनी छुट्टी खत्म करके आए, अदालत लगाई और रफीक तारड़ को स्टे ऑर्डर जारी फरमा दिया। और ये जस्टिस कयूम कौन थे? ये वही थे जिनकी मुबैना ऑडियो टेप्स का स्कैंडल सामने आया और इन्हें इसके नतीजे में मुस्ताफी होना पड़ा। ये अलग बात कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उन्हीं को बाद में अपना सदर बना लिया। तो किस किस ने मुल्क को तमाशा बनाया और सलाम किस किस को पेश किया जाए? गौहर अयूब खान साहब की इस किताब के साथ साथ अगर आप साबिक चीफ जस्टिस की किताब लॉ कोर्ट्स इन अ ग्लास हाउस भी पढ़ लें तो फिर आप एक कदम आगे बढ़कर अर्ज करेंगे कि इस कार्य खैर में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भी खासा हिस्सा डाल रखा है, इसलिए उनको भी सलाम। वो इसमें सारी कहानी लिख चुके हैं कि कैसे बेनजीर की जानिब से उन्हें पैगाम दिया गया जो उन्होंने रद्द कर दिया कि वो उन्हें चीफ जस्टिस बनाना चाहती हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें तैनाती से पहले इस्तीफा लिखकर बेनजीर भुट्टो को देना होगा और इस इस्तीफे पर कोई तारीख भी नहीं होनी चाहिए ताकि मुल्क का चीफ जस्टिस बेनजीर साहिबा के रहमो करम पर हो और उन्हें कभी उनसे निजात की जरूरत महसूस हो तो वो उनका पहले से लिखा हुआ इस्तीफा नई तारीख डालकर कबूल करवाकर निजात हासिल कर सकें। इस मुल्क को तमाशा बनाने में सबने हिस्सा डाला है, न किसी फर्द को इस्तिस्ना है न किसी इदारे को। सबने गलतियां की हैं और सबकी गलतियां पहाड़ जैसी हैं। अब हर मौके पर कोई ग्रोह और कोई शख्सियत उठती है और रजिस पढ़ना शुरू कर देती है। ये सुनकर ऐसे लगता है कि इस शख्सियत के सिवा किसी का दामन साफ नहीं और मुल्क का दर्द तो सिर्फ इसी शख्सियत को है। हकीकत मगर इसके बरक्स है। जब जिसके मफादात पर ज़र्ब पड़ती है वो अक़वाले ज़र्री पढ़ना शुरू कर देता है कि हाय हाय
لیکن جب اس کے مفادات کا تحفظ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت نہ کسی کو ملک یاد آتا ہے، نہ آئین، نہ قانون۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں، جب حالات ناسازگار ہو جائیں تو ہر جماعت ایک جیسی چیخیں نکالتی ہے اور قانون کی دہائیاں دیتی ہے، لیکن حالات سازگار ہوں تو پھر کسی کو نہ اخلاقیات یاد آتی ہیں، نہ قانون، نہ آئین۔ آئین، قانون اور وطن برائے وزن بیت استعمال کیے جاتے ہیں۔ مشاعرے کے تمام شعرائے کرام صرف اپنے مفادات کی زمین پر شعر کہتے ہیں۔ یہ زوال زوال اجتماعی ہے، یہ زوال زوال اجتماعی ہے، یہ بحران بھی ہمہ جہت ہے، اس کے ذمہ دار بھی سب ہیں۔ کوئی خود کو میاں معصوم بنا کر دوسروں کے نام سلام بھیج کر سرخ روح ہونا چاہے تو یہ کام اب ممکن نہیں۔ وہ وقت بیت گئے جب اردو کے چند کالم نگاروں اور دو چار اخبارات کے صدقے میدان فتح ہو جایا کرتے تھے۔ اب قوم کا شعوری سفر دو چار منزلیں آگے بڑھ چکا ہے۔ اب سب کی حقیقت کھل کر سامنے آتی جا رہی ہے۔ ابلاغ پر اجارہ داری ختم ہو چکی، آنکھیں کھلتی جا رہی ہیں۔ اس لیے محترم میاں نواز شریف صاحب کو بھی سلام پہنچے۔ اس میں وہ سلام بھی شامل ہیں جو قضا ہو چکے ہیں۔